बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आधी रात के बाद से एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पर फ़ौरी तौर पे वीलॉग करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, लेकिन मुझे वैसी एक्साइटमेंट नहीं थी जो लोग महसूस कर रहे थे। मेरी ट्विटर के ऊपर एक बहुत बड़ा हंगामा था। लोग कह रहे थे कि तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका सियाको सबाक नहीं जानते। लोगों को आइडिया नहीं है कि ये जो सारा कुछ हुआ इसका बैकग्राउंड क्या है और किस वजह से ईरान ने ये अटैक किया इसराइल के ऊपर, और इसराइल का कितना नुकसान इसमें हो सकता है। और मुश्किलात जो है वो कुछ मुल्कों के लिए पैदा हो गई थी वक्ती तौर पे, क्योंकि वहाँ पे जो अवाम का रद्द-ए-अमल था वो मुख्तलिफ था और हुकूमतों का रद्द-ए-अमल जो है वो मुख्तलिफ होता है। मैं तफसीलात आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ कि एक्चुअली ईरान ने ये अटैक क्यों किया, इसराइल से इस अटैक का क्या नुकसान हुआ, इससे किस किस का फ़ायदा होगा, और क्या फ़लस्तीनियों की एक अलग खुद मुख्तार रियासत के रास्ते में इसको एक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है ना कि ये अटैक कहीं फ़लस्तीनियों को फ़ायदा पहुंचाएगा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आइडिया था कि रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैंने कुछ मेरे साथ जो दोस्त मौजूद थे, रात को मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, यही स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी। मैंने उनको वो स्टेटमेंट बताई, वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे कि एग्जैक्टली वैसी ही स्टेटमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दी है। मुझे आइडिया था कि पाकिस्तान मैक्सिमम इसमें क्या कर सकता है, लेकिन पहले आपको तफसीलात में बता देता हूँ। जो ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, उसके हवाले से डिफरेंट इतलात आ रही हैं। यानी अमेरिका का एक दावा था कि 500 के करीब कोई ड्रोन्स गए हैं, कुछ क्रूज मिसाइल्स गए हैं, कुछ दूसरे मिसाइल गए हैं। तो ये तो एक दावा था अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से शुरू में इनिशियली, और ईरान का भी दावा था कि उन्होंने बहुत तगड़ा हमला किया है। लेकिन एक्चुअली ये अटैक क्या था, अब कुछ तफसीलात आना शुरू हो गई हैं, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म इतलात जो हैं वो फिर जब डॉक्यूमेंट शेयर होंगे, जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर सामने आ जाएंगी। ईरान ने 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दागे हैं, ये दावा किया गया इसराइल की जानिब से। पहले ये 500 तक की बात कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने एक नंबर दिया है। और ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 ड्रोन और क्रूज मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं, एक दावा ये भी है। तो मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। ईरानी मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल में जो 50% अहदाफ उनके थे जिनको उन्होंने टारगेट करना था, वो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। दूसरी जानिब आलमी मीडिया पे और इसराइली मीडिया के ऊपर जो खबर आ रही है वो ये है कि बहुत मामूली नुकसान हुआ है और कोई इस लेवल का डैमेज इसराइल को नहीं हुआ जो काबिल ज़िक्र हो। हाँ, कुछ जगह पे जो है वो ईरान कामयाब हुआ, क्योंकि ईरान के जो ड्रोन्स गए हैं उनकी स्पीड, जो चीज़ें उन्होंने अटैक के लिए इस्तेमाल की ईरान ने, वो डिसीव कर सकती हैं किसी भी अच्छे डिफेंस सिस्टम को। नॉर्मली तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी डिसीव करने के लिए उनकी रफ्तार में फ़र्क है। कोई तेज़ जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है, कोई नीचे उड़ रहा है, कोई ऊंचा उड़ रहा है, उनकी हाइट में फ़र्क है, उनकी स्पीड में फ़र्क है। तो ये चीज़ें डिसीव करने के लिए होती हैं। लेकिन क्या उतने बड़े पैमाने पर डिसीव करने के बाद ईरान ने अपने टारगेट हासिल किए हैं इसराइल में? तो उसका अब तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक का जवाब है कि नहीं, कोई ऐसा बड़ा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब तक मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है बाद में कुछ इतलात आए जिसके अंदर तस्दीक हो जाए कि इसराइल में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब तक जो इतलात हैं और जिस तरह से आलमी मीडिया बता रहा है, या ईरान की तरफ से एक दावे के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसमें इसराइल का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। अब ये हुआ क्यों, इसके लिए अब दुनिया भर में ये एक तासुर है कि ईरान जो है वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि फ़लस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं, गज़ा में बहुत जुल्म हो रहा है, और ईरान बाकी तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर सबकत ले गया है और वो आगे बढ़ के इसराइल पे हमला कर चुका है, जबकि बाकी सारे मुसलमान मुल्क जो है वो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये बुनियादी तौर पे तासुर बन रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ और हकायक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली हकीकत यह है कि एक अटैक हुआ था 1 अप्रैल को, और ये अटैक हुआ था दमिश्क में। और इस अटैक के अंदर इसराइल ने जो है वो ईरान के कौंसल खाने को टारगेट किया था दमिश्क में। यानी दमिश्क के अंदर ईरान का जो कौंसल खाना है उसके ऊपर इसराइल ने हमला किया था, और इस हमले में सीनियर कमांडर समेत 7 ईरानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं, उस वक्त ईरान ने ये कहा था। ये चीज़ 1 अप्रैल को
رپورٹ ہوئی تھی. اور اب جو اٹیک کا دن ہے یا رات کا وقت تھا وہ لگ بھگ 2 ہفتے کے بعد ایران نے اس کا جواب دیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں تنظیم کے 2 سینئر کمانڈر سمیت 7 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑا نقصان تھا ایران کا. یہ بڑے اہم اور سینئر کمانڈرز تھے ایران کے. ایکچولی اسرائیل ایران پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ حماس کے پیچھے ایران ہے اور حماس کو جتنی سپورٹ ملتی ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ ایران سے ملتی ہے. اور وہ اس قونصل خانے کو جہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا وہ ذمہ دار سمجھ رہا تھا کہ یہاں سے حماس کو پلاننگ اور سپورٹ ملتی ہے. تو انہوں نے اس قونصل خانے کے اوپر اٹیک کیا جو کہ غلط تھا, جو انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی تھی. اور آپ کسی بھی قونصل خانے کے اوپر ایسے اٹیک نہیں کر سکتے ایک تیسرے ملک میں جا کر. اور قونسلیٹس کے اوپر, ایمبیسیز کے اوپر اٹیک تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, اس کی تو کہیں اجازت بھی نہیں ہے. تو ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی تھی اسرائیل نے. اور اسرائیل کے الزامات تھے اس سے پہلے ایران کے اوپر کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے. تو ایران تو اوپنلی سپورٹ کرتا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے, یہ تو پاکستان بھی کہتا ہے. لیکن ایران پریکٹیکلی اس کو سپورٹ کرتا ہے, یہ دعویٰ اسرائیل بار بار کرتا رہا. تو اسرائیل نے اٹیک کر دیا دمشق کے اندر ایک قونصل خانے پر جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلاف ایران وہاں پہ استعمال کر رہا ہے. وہاں پہ 7 لوگ جو ہیں وہ ایرانی شہید ہو گئے اور ان میں 2 سینئر کمانڈرز بھی اس کے اندر پاسداران انقلاب کے شامل تھے. اور اس فورس کو کہتے ہیں جی قدس فورس. اور اس کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے نائب بریگیڈیئر جنرل محمد بادی حاجی رحیمی بھی شامل تھے. یہ 2 بڑے اہم لوگ تھے ایران کے. اور ان 2 لوگوں کی شہادت کو ایران میں بڑا دھچکا لگا اور ایران نے کہا جی ہمارے پاس اب حق ہے کہ ہم واپس ریٹیلیٹ کریں, واپس حملہ کریں. تو سب کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ ایران اس بات کا جواب دے گا اور ایران کو اس کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیں ایران میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں. ایران میں الیکشن کا ایک مرحلہ ہو چکا ہے جہاں پہ زیادہ تر فیصلہ ہو گیا کہ حکومت کس کی رہے گی, لیکن ٹرن آؤٹ بہت ڈاؤن تھا, اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اب اس کا الیکشن کا اگلا مرحلہ اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے میں ہونا ہے, تو اس کا بھی ایک پریشر تھا. تو لگاتار پریشر بڑھ رہا تھا. ایرانی حکومت نے درست فیصلہ کیا کہ اگر ان کے اوپر اٹیک کیا ہے تو بالکل واپس ان کو جوابی حملہ کرنا چاہیے. کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست یہی کرے گی. آپ کو یاد ہوگا ایران سے پاکستان کے اندر اٹیک ہوا کچھ عرصہ پہلے, اور پھر پاکستان نے واپس ایران کے اندر جا کر اٹیک کیا. تو پاکستان کو وہی کرنا چاہیے تھا جو ایک آزاد اور خود مختار ملک کرتا ہے. 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جب انڈینز اپنے طیاروں کو لے کر پاکستان میں گھسے تھے تو پھر پاکستانی بھی اپنے طیاروں کو لے کر انڈیا میں گھسے تھے, اور پھر انڈیا کے 2 طیارے دھول چاٹ گئے تھے. ابھینندن کو ہم نے پکڑ لیا تھا, بعد میں ہم نے خیرات میں واپس کر دیا. تو وہ بھی ایک ایپیسوڈ ہوا تھا. یہ بھی ایک اسی نوعیت کا ایپیسوڈ ہے کہ اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا الزام لگاتے ہوئے, اور اسی طرح ایران نے واپس اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا اس کا ریٹیلیشن کے اندر. اب اسرائیل جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس کو استعمال کرے ایک وکٹم کارڈ کے طور پہ کہ جناب دیکھیں ہمارے اوپر ایران نے حملہ کر دیا, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. سلامتی کونسل کا انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا. اس میں جو بڑی اہم چیز ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں اور جو فلسطین کے حمایتی ہیں ان ساروں کو بڑی امید بن گئی. فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر مسلمان باہر نکل آئے, وہ خوش ہو رہے تھے کہ ایران نے اٹیک کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر. اور اس کے بعد جو ہے وہ تہران کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے, وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے یا جوابی حملہ کیا ہے. تو ایکچولی یہ حملہ نہیں تھا, یہ جوابی حملہ تھا. یہ ایران کو جو اسرائیل نے چھیڑا تھا انہوں نے واپس چھیڑ دیا ہے. اس کا کچھ لینا دینا فی الحال فلسطین کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی جنگ عظیم چھڑی ہو یا کوئی بھی بڑی جنگ لگی ہو اس دنیا میں, اس کا آغاز کسی چھوٹے سے واقعے سے ہوتا ہے. جو بڑی سے بڑی آگ لگتی ہے ایک چھوٹی سی چنگاری کی وجہ سے لگتی ہے. تو ہم نے اس کی حساسیت کو ضرور پہچاننا ہے اور جاننا ہے. کچھ چیزیں ہوئی ہیں. اردن کھڑا ہو گیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. امریکہ نے سٹیٹمنٹ دیا, وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. فرانس نے کہا کہ ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں اسرائیل کو. اسی طرح جو برطانیہ ہے اس نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی ہے. اقوام متحدہ نے فوری طور پہ اس کی مذمت کی ہے. کچھ ممالک اس میں نیوٹرل رول پلے کر رہے ہیں, جس طرح انڈیا ہے. انڈیا نے جو سٹیٹمنٹ دیا, انڈیا نے کہا جی کہ ہمیں تشویش ہے, خطے کے اندر کشیدگی ہو جائے گی, لہذا دونوں سائڈیں جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. اسی طرح جو پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے, پاکستان والا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں ابھی.
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले को एक बड़ी कशीदगी का पेशखैमा करार दिया था। आज की पेशरफ सफारतकारी के टूटने के नताइज को जाहिर करती है। ये सूरतों में संगीन मुज़म्मरात को भी वाज़ेह करते हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। हम तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि ईरान भी और इसराइल भी ये तहम्मुल से काम लें, कशीदगी से बचें। ईरान ने एक चीज़ और की है। ईरान ने एक तो स्टेटमेंट जारी कर दिया है, जनरल बाकरी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जनरल बाकरी ने ये कहा है, ईरान के ये हैं मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। इस ऑपरेशन ने हमें मुकम्मल नतीजा दिया है और अब मजीद ऑपरेशन जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। ईरान ने फौरी तौर पे एक अटैक के बाद जंगबंदी का ऐलान भी अपनी जानिब से कर दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी यकीन दिलवा दिया है और बाकी हर जगह पे भी ईरान ने कह दिया है कि हम किसी और लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को आगाह किया कि हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा, ईरान पे अटैक नहीं करेगा। ईरान ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने हमला किया दोबारा तो फिर ईरान भरपूर जवाबी हमला करेगा। अब ईरान और इसराइल की जो ताकत है उसका मवाजना क्या है वो आपको मैं किसी और वीलॉग में बता दूंगा कि ईरान क्या कर सकता है इसराइल का या इसराइल क्या कर सकता है ईरान का, और अगर ये आग भड़क जाती है तो फिर खित्ते की सूरत हाल क्या होगी और दुनिया की सूरत हाल क्या होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कहां खड़ा होगा। सऊदी अरब का स्टेटमेंट मैं सबसे ज्यादा उसका इंतजार कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा को लीड करता है और जब भी फलस्तीन के साथ जुल्म होता है तो सबके सब पहले सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो लीडर है, वो आगे चलेगा तो बाकी सारे पीछे चलेंगे साथ। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने खित्ते में फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जंग के खतरात से बचने के लिए तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक एक बयान में सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि अगर तनाज़े बढ़ाया गया तो संगीन नताइज होंगे। चीन ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया और रशिया ने भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया। तो दुनिया इस लड़ाई को खत्म करना चाहती है, वो नहीं चाह रहे कि लड़ाई बढ़े और एक बड़ी जंग की तरफ दुनिया जाए। ईरान ने एक और स्टेटमेंट दिया। ईरान ने कहा कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अपनी फिजाई हुदूद दी, एक तो उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे, वरना जो उसका बैरी बेड़ा वहां पे मौजूद है करीब, हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। अमेरिका ने मशरिक वस्ता के अंदर अपना पैट्रियट का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी लगाया हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम एक उन्होंने लगाया हुआ है एंटी मिसाइल, कि अगर कोई अटैक करे तो अमेरिका वहां पे अपनी मर्जी कर सकता है। दूसरा जो इसराइल का आयरन डोम है वो भी दुनिया का एक बेहतरीन सिस्टम है, वो भी अमेरिका और इसराइल ने इश्तराक के साथ लगाया हुआ है इसराइल में, वो भी बड़ी कामयाबी से अब तक काम कर रहा है। हमास ने जितना अटैक किया उसका बेशतर उन्होंने उससे कंट्रोल किया था, अब जो ईरान ने किया तो इसका बेशतर हिस्सा उन्होंने दोबारा कंट्रोल किया है। जो अहम इंस्टॉलेशंस हैं या जो अहम एरियाज हैं इसराइल के, वहां पे अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में। तो ईरान ने कम से कम अपना बदला लिया है, एक जवाबी हमला किया है और यह जाहिर किया है कि अगर हमारे ऊपर इसराइल अटैक करेगा तो हम वापस रिटेलिएट करेंगे, वापस हमला करेंगे। हम इस बात की फिक्र नहीं करेंगे कि इसराइल के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा है। उर्दन ने हैरत अंगेज तौर पे जो है वो इसराइल का साथ दिया है और कुछ ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, अपने तैयारे जो हैं जहां से आ रहे थे वहीं वापस मोड़ दिए। तो ईरान ने जो मेन वार्निंग दी है वो ये है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो जवाब उससे भी ज्यादा भरपूर देंगे जो हमने पहले दे दिया है। बहरहाल ईरान ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन इसराइल ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या वो जवाबी कार्रवाई कर पाते हैं। अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, याद रखिएगा। जो बाइडन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर मैं होता सदर अमेरिका का तो इसराइल के ऊपर यह अटैक ही ना होता। एक तो इसराइल जिसको लोग एक जालिम के तौर पे देख रहे थे, इस अटैक के बाद वो कोशिश करेगा कि दुनिया को यह बताए कि जी हम तो मजलूम है, हम तो विक्टिम है, हमारे ऊपर तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। लेकिन एक बात जो हर जगह पे सबको करनी चाहिए वो ये है कि ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान ने जवाबी हमला किया है। और दूसरी बात,
یہ لڑائی فلسطینیوں کے لیے نہیں تھی، یہ ایران نے ایک جواب دیا ہے جو ایران سے سوال پوچھا تھا اسرائیل نے۔ فلسطینیوں کے لیے یہ لڑائی نہیں تھی فی الحال، لیکن ایران سب سے بڑا سپورٹر بھی ہے فلسطینیوں کا، یہ بھی ہمیں سیم ٹائم میں یاد رکھنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔